हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जनवरी सीटेड को ध्यान में रखते हुए सोशल साइंस का कंटेंट प्लस पेडागोजी लगभग आपको पता है 60 मार्क का आता है। टोटल एनालिसिस करेंगे एक ही वीडियो में। आपको यहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड टोटल क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और एक एक करके हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू आपको एक दिन में लगभग 2 से 3 वीडियो देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप इस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, आज का जो सीरीज है जो स्टार्ट हो रहा है यह है पेपर लीक सीरीज। आपको यहीं से सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि पहला हम यहाँ से सामाजिक अध्ययन से ही ले लेते हैं। पेडागोजी का पार्ट पर हम थोड़ा सा कम फोकस करेंगे और कंटेंट पे आपको पता है 40 मार्क का कंटेंट आता है और उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 40 मार्क के कंटेंट में आपको अगर पूरा का पूरा याद रहता है आप 40 में से 38 कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको 91 नंबर का देख रहे हैं कि आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। आप ऑप्शन लगाइएगा, हम आपको 2 से 3 सेकंड का समय देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आरामबाग आपको बाबर के द्वारा बनवाया गया था। थोड़ा सा इसके डिस्कशन को हम देख लेते हैं। आरामबाग का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1528 ईस्वी में आगरा में कराया था। प्रारंभ में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके शव को आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर के शव को अफगानिस्तान मतलब काबुल में दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला देख सकते हैं कि 92 नंबर पे आपको वर्ष 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भारत में होम रूल लीग 1916, आप आंसर लगाइएगा। इसका आंसर आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट जाएगा, बीजी तिलक। यहाँ से बीजी तिलक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक मतलब बीजी तिलक ने की थी। भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण होता है। आप ऑप्शन लगाइएगा। ऑप्शन फर्स्ट है जलहन, बिलहन, कलहन और कालिदास। 93 नंबर का 93 का आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको यहाँ पर होगा कलहन। कलहन देखिए, थोड़ा सा 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक कलहन ने कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी नामक पुस्तक में वर्णित किया था इसको। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला 94 नंबर पर आपको दिख रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन लगाइएगा आप। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन एक है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। 94 यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता है आंसर। दिल्ली के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक, उन्होंने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आपको सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही अधिक देखने को मिल सकता है। आप अगर इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के मेथड से बनाते हैं, एलिमिनेट करना जानते हैं, तो आपको अगर एक आंसर भी पता रहेगा या दो तो आप इसको बना सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके सामने मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एमजी रनाडे। इधर रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। इसमें अगर आपको एक भी पता है राजा राम मोहन राय, आपको पता है यहाँ पर 3 नंबर मतलब ब्रह्म समाज। 1 का 3 नंबर आप अगर लगाते हैं ब्रह्म समाज, देखिए 1 का 3 कहाँ है। 1 का 3 आपको यहाँ पर डी नंबर में भी है और आपको सी नंबर में भी है। तो आपको स्वाभाविक बात है कि ए नंबर और बी नंबर का क्वेश्चन आपको कट जाएगा।
ऑप्शन देख सकते हैं कि विवेकानंद आपको पता है रामकृष्ण मिशन। अब बी का एक, तो बी का एक कहाँ है आपको 4 नंबर में, तो यहाँ पे स्वाभाविक बात है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाद बाकी आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय आपको ब्रह्म समाज, थोड़ा सा एनालिसिस आपको हम बता दें। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। फिर आगे हम सेकेंड नंबर पर विवेकानंद का बात कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का है ना स्थापना किया। इन्होंने 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, सी नंबर का ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। आप चाहे तो नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं और इसका ईस्वी भी लिखेंगे, क्योंकि आपको कंटेंट बेस पे इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है एमजी रनाडे ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन एक और आता है। देखिए प्रार्थना समाज में और भी सहयोगी व्यक्ति थे। केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुराम देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना 1867 में की थी। तो इस तरह से आंसर आपका डी नंबर हो गया। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96 नंबर पर। अगला 96 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, एनी बेसेंट, मैडम विकासजी कामा, कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेदर। तो इसमें आप ऑप्शन लगाइएगा। ऑप्शन 96 का आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा मैडम विकासजी कामा। मैडम विकासजी कामा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? आप ऑप्शन लगाइएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं या ऑप्शन भी लगा सकते हैं अपने मन में, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। 96 नंबर देख सकते हैं कि 97 नंबर, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण आपको ऑप्शन एक है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, और डी नंबर में है चंद्रगुप्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर चंद्रगुप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 98 देख लेते हैं। 98 में देख सकते हैं आप, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? ऑप्शन लगाइएगा। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, नरवर्धन और आदित्यवर्धन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरवर्धन। देखिए पुष्यभूति राजवंश की वंशावली इस वंश के शासक मतलब नरवर्धन से प्रारंभ होती है। अगला, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? मतलब सबसे प्राचीनतम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट है जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति और मालवा संस्कृति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको आहार संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे देखेंगे आप तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि जो सबसे प्राचीनतम संस्कृति 99 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में आहार संस्कृति जो आपको 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक यह संस्कृति रही थी, सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। आहार संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के आहार, बालापास, गिलुंड आदि स्थल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, मौर्य समाज की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। आपको बता दें कि मौर्य समाज से पहले जो उत्तरी भारत विभक्त था वह किस रूप में था? 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो इसका सीधा आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको 16 महाजनपद में विभाग था, आपको पता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे 101 नंबर का, तो इसमें देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन
अभिकर्ता बालू का स्तूप मतलब बालू का टिब्बा का निर्माण करता है? तो देखिए यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन एक है पवन, भूमिगत जल और नदी और हिम नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा, बालू का टिब्बा आपको वायु ही कराएगा, पवन ही कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे अगला 1 से 2 नंबर पे, तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से आना ही है। इसको अलग अलग टाइप में पूछा जा सकता है कि उल्कापिंड कहाँ जल जाता है, आपको वर्षा किस मंडल से होती है, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है, सबसे हल्के गैस की प्रधानता कहाँ होती है। तो इस तरह से आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका आंसर जो आपको हो जाएगा 102 का निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के सबसे निचला परत है? तो क्षोभ मंडल, बहुत ही आसान है, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ववर्ती नदी कौन सा है जो सबसे प्राचीनतम पूर्ववर्ती है? देख सकते हैं अगला पूर्ववर्ती नदी आपको बता दे कि सतलुज नदी, यहाँ पर सतलुज नदी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतलुज। 104 नंबर में देखेंगे कि पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं, यहाँ पर आप लोग गलती कीजिएगा, मुझे पता है। पहला ऑप्शन है अपर पट्टी क्रस्ट, दूसरा क्षोभ मंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। चलिए हम इसमें से 2 ऑप्शन काट देते हैं, आप लगाइएगा। हम इसको काट दिए और इसको काट दिए, मतलब बी नंबर आपका क्षोभ मंडल नहीं होगा और जल मंडल नहीं होगा, लगाइएगा। देखिए इसका ऑप्शन होगा सही स्थल मंडल, डी नंबर होगा स्थल मंडल। आपको बता दें कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का कुल भाग जो स्थल है वह कितना है? स्थल आपको 29% है और 71% जल है। इसका रेशियो 3:7 कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़े हैं 6, 7, 8 का, तो वहाँ से आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लगाइएगा कि गर्म जल धारा कौन सा है? तो गर्म जल धारा यहाँ पर आपको क्यूरेशियो धारा है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्यूरेशियो धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सीटी में यह कई बार क्वेश्चन आया है। सबसे सस्ता साधन आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन एक है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर रेल में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको जल परिवहन हो जाएगा, क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। अब गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? 107 नंबर क्वेश्चन में आप लगाइएगा। 107 नंबर में पहला ऑप्शन है अमरकंटक से, बैतूल से, नासिक से और डी नंबर में है महाबलेश्वर से। हम चलिए आपको हिंट्स देते हैं। गोदावरी को जो नदी है आपको महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र आपको कहाँ है? नासिक में। आसान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है किसको किस से? आपके सामने सही मिलान करना है। दिया गया है भूमध्य सागर लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से और भूमध्य सागर को अरब सागर से। तो यहाँ पर आप इस नीचे वाला सारा ऑप्शन काट दीजिए, आपका फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से आपको स्वेज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपको था यह 108। आपको बता दें स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपको बता दें यहाँ पर 1858 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे आप 109 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से ताप युद्धक्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन एक है बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, उसके बाद है लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो आजकल आपको पता है कि सीटेट का एक ट्रेंड है कूट वाला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी तीनों, बी नंबर में बी सी, केवल बी। 2 सेकेंड का आपके पास है समय, आप इसमें आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, मतलब शांत एवं स्थिर वायु जो है आपको ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां मानी जाती है।
मेघालय के पठार, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि मेघालय के पठार जो विस्तार है वह प्रायद्वीपीय पठार है, अरावली है, हिमालय है या तिब्बत पठार है। मेघालय, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर सही, प्रायद्वीपीय पठार होगा। अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन 1 डॉक्टर BN रॉ, सलाहकार पूछा जा रहा है, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है। KM मुंशी, के सुब्बा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप लगाइएगा 111 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा आपको डॉक्टर BN रॉ। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN रॉ को नियुक्त किया गया था। BN रॉ एक भारतीय सिविल सेवक और न्यायविद, राजनयिक राजनेता थे जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे, यहाँ पर भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति, ऑप्शन 1 है प्राक्कलन समिति। देखिए पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिलेंगे आपको। कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। यहाँ पर आप ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन बहुत ही इसका आसान आंसर होगा, यह प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति यह सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्य का चुनाव आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा कराया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है मात्र। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट अगला 113 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य इसको कह सकते हैं, आप लगेगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि यह किस संविधान संशोधन में है ना, यहाँ पर आपको जोड़ा गया, थोड़ा सा यह भी बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा जिसको भी पता हो। 113 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1976। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर है ना 42वें संविधान संशोधन जिसका वर्ष था 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसे पूर्व सोवियत गणराज्य के संविधान से लिया गया। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत गणराज्य के संविधान से लिया गया है। और इन्हें संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला होगा कि सबसे पहले कि कौन वर्ष से इसको जोड़ा गया, फिर कौन से संविधान में मतलब जो संशोधन में इसको जोड़ा गया, कौन से भाग में है और कौन से आपको अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे आप, तो यहाँ पर सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वर्ष 1987, आपको 1959, 1968, 1972। आपको ऑप्शन सही लगाना है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कब किया गया। इसका आंसर सही हो जाएगा 1959, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। 13वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 क से 9 तक आपको अनुसूची 11 में यह प्रावधान है। कौन सा? आपको बता दें कि पंचायती राज का। आप डिस्कशन को भी आप वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं या इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? देखिए अभी हम है ना चर्चा किए 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था थोड़ा सा बताइएगा आप। यहाँ पर 1992 ईस्वी में, 1992 में। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 73वें में 73th में आपको यहाँ पर सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। यहाँ पर कूट टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको बता दें कि ए नंबर में ऑप्शन है सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस, ए बी सी तीनों, बी सी डी और ए बी और डी। यहाँ पर आपको बता दें कि कौन सा ऑप्शन होगा, आप लगाइएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी तीनों होगा, ए बी सी तीनों, डी केवल नहीं होगा, नगर निगम नहीं होगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और आपको बता दें यहाँ पर ग्राम पंचायत, ए बी सी तीनों होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि संविधान के 73वें संशोधन 1993 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय आधार पर लागू किया गया, जिसमें आपको बता दें कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। स्थानीय निकाय को, राज्य तथा केंद्र को, राज्य को। चलिए आंसर बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। ऑप्शन मिल गया केंद्र सरकार को। भारतीय संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में नहीं होता है उसे ही अवशिष्ट सूची कहते हैं, अवशिष्ट सूची कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्र को। चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कशन अगला 116 तक कर दिए हैं, आपको 117 से आपको यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेगा। इसको हम सीरीज़ फर्स्ट के नाम से या डे फर्स्ट के नाम से अपलोड कर देते हैं। थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करना जरूरी है, क्योंकि वीडियो लाइक करने से जो स्टूडेंट को यह नीड है, ज़रूरत है ना, वहाँ तक वीडियो पहुँच जाएगी। थैंक यू, वीडियो में तक बने हैं तो।